उन्होंने एक ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते। कल से सब पत्रकार सर नीचे और पैर ऊपर करके चलना पड़ेगा सर नीचे। अगर उन्हें चाहे तो बिल तो पास हो। वो डेमोक्रेट हैं, वो नहीं करेंगे, अलग बात। पार्लियामेंट इज सावर। Parliament is supreme undoubtedly in lawmaking in respect to subjects allocated to it. नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। हम आज पहुंचे हुए हैं हेमंत सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री आवास में। यहां पे एक प्रेस वार्ता थी जहां की वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स हैं बी सुदर्शन रेड्डी भी पहुंचे हुए थे और साथ ही थे हेमंत सोरेन। उसके अलावा कई सारे सांसद भी थे। जो कि आज जो चर्चा हो रही थी वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी। वो रेड्डी साहब आए हुए थे हेमंत सोरेन से सपोर्ट मांगने, और इस वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई है आइए जानते हैं। में आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और आज जिस वजह से यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं ये भी मोटा मोटी विषय आप सब लोगों को मालूम है। अभी देश में उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तैयारी में है। और इस तैयारी में आज झारखंड प्रदेश में यूपीए की तरफ से जो कैंडिडेट है बी सुदर्शन रेड्डी जी वो भी आज यहाँ मौजूद है। राज्य के हमारे कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। तेलंगाना से आए रघुराम रेड्डी जी भी हैं। सभी हमारे सांसद भी हैं कांग्रेस के जेएमएम के। और इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए ये हम सब लोगों की सोच है। और इसको लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हर चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस चुनाव की तैयारी भी पूरे उत्साह उमंग के साथ होती है। और इसको लेकर इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों के तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी है। और जितने भी मतदाता है इसके लिए उनसे सभी से संपर्क भी ये व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे हैं और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है। और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं। और हमारा मत होगा कि हम सब लोग
इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। इसलिए विशेष आज के दौरा को लेकर हम चाहेंगे कि यूपी की तरफ से घोषित प्रत्याशी रेड्डी साहब खुद आपको इससे अवगत कराएं। धन्यवाद। मेरे लिए 2 इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं उसमें। एक है फ्रेटर्निटी, आम भाषा में अपन जिसके भाईचारा कहते हैं। दूसरी बात डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ, वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे और जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूं आज। सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो iota of truth and all the allegations made against him are imaginary. क्यों ऐसा हालात देश में पैदा हुए? कौन इनकी जिम्मेदारी है? सोरेन जी अपने साथ बैठे हुए हैं because of the judicial process and he holds the judiciary in IASC and of course I also hold the judiciary in IASC. But एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि what happened to his dignity? जिस तरीके से उनको सताया गया, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, डिग्निटी अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. So in his arrest, I see the violation of provisions of the Constitution. मैं इसीलिए त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिपोजिटरीज ऑफ पीपल्स फेथ एंड ट्रस्ट। So what should happen to the faith and trust that was reposed in Mr. Hemant Soren and his cabinet colleagues when he was incarcerated for no valid reasons? ये अहम सवाल का जवाब अपन मांगते ही रहना। इसका जवाब तब तक नहीं मिलता फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ये परंपरा देखिए ना आप, ये क्या हो रहा है। आप लोग तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। Somebody said Indians have become voters first
and the citizens later. क्यों बोला गया ये बात, आप लोग मुझे बता सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स राज्यांग परिषद में चर्चा जारी थी, अभी प्रियम्बल भी नहीं बना था। साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव साहब के नेतृत्व में इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन हो रहा था। That's why it is said Indians have become voters first and the citizens later. Citizenship was not defined at that time. Refugees were pouring in, and yet none were excluded from the voters list. And in those days, no bridges, no trains, no planes, no paramilitary forces, and all of you will perhaps would be shocked to know shortage of paper and printing presses. That great gentleman, election commissioner, one single man, sane, should not say, under those circumstances, prepared a voter list which was all inclusive. एक ऐसा माहौल था, घर में माताएं बहनें उनका नाम नहीं बताती, हस्बैंड का बात नाम बोलने का तो भूल ही जाओ। इट इज अंडर दो सर्कमस्टेंसेस, अगर आप वो वोटर लिस्ट देखें तो आपको मालूम हो जाता ABCD वाइफ ऑफ सो एंड सो, एंड देयर वर नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस नंबर्स, किसी का घर का नंबर नहीं। सो दे हैव डिसाइडेड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड एंड इट विद साउथ वेस्ट। तो फिर उसको लेकर कहां तक पहुंच गया? सर, पार्लियामेंट के मेंबर्स पीछे खड़े हुए वो लोग बोलते हैं while they are addressing the house, अध्यक्ष जी को सर कहते हैं। अभी एक नया सर मुसीबत आ गई है अपने। ये क्या सर, क्या चीज होती है सर? स्पेशल डिवीजन हो सकती है, रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिग्नेचर। Nobody can dispute that the electoral rolls must be updated. Nobody disputes that such of those who are not amongst us, their names should be struck out. But ये इंटेंसिव एक्सक्लूजन क्या चीज होती है? एंड कई जगहों पे इंटेंसिव इंक्लूजन होता है, ऑल ऑफ ए सडन आबादी बढ़ती है। क्यों मैं इसकी जिक्र कर रहा हूं? Election Commission is a high-powered constitutional body. Its duty is to conduct free and fair elections. अगर आप ये संविधान को जानते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं भी एक्सप्रेशन पावर नहीं, functions and duties of the Prime Minister, functions and duties of the Election Commission of India, functions and duties of the Council of Ministers headed by the Chief Minister. ऐसे बातें होती हैं। फिर ये पावर कहां से आके पड़ी? ये मुद्दे आपके सामने खड़े हुए हैं अभी, ऐसा नहीं है कि आइंदा आप फेस करने वाले। You are faced with this situation. Under these circumstances, I was compelled by none other than my own conscience,
accept the proposal made by the opposition political party and have accepted the nomination with great humility and respect at my command. That's how I stand before you. Democracy doesn't mean simply votes. Constitution doesn't contemplate a majoritarian government. लेकिन उन्होंने एक ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते। कल से सब पत्रकार सर नीचे और पैर ऊपर करके चलना पड़ेगा सड़क पे। अगर उन्हें चाहे तो बिल तो पास हो। वो डेमोक्रेट हैं, वो नहीं करेंगे, अलग बात। सवाल ये है, कर सकते क्या? Constitution speaks about the limitations. And this important thing we forget. And we talk about the majority, we have the majority, we can do anything. पढ़ते पढ़ते मुझे एक शब्द ऐसी याद आ गया, enumerationism. Enumeration is not only for the electoral vote. The whole of the idea of the constitution is enumeration. पार्लियामेंट किस चीज पे शासन कर सकती है, स्टेट असेंबली किस चीज पे शासन कर सकती है, what are the laws that could be enacted by the state legislature and what are the laws that could be enacted by the parliament. हम कल तक सुन रहे थे पार्लियामेंट इज sovereign. Parliament is supreme undoubtedly in lawmaking in respect of subjects allocated to it. So also the state legislature. ये नई कमेंट्री, नई एक नैरेटिव चल रहा है, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऐसा मानता हूं मैं, वो एक कारण है मैं ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वेस्ट को मानकर तैयार होकर आपके सामने खड़ा।